बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स की जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स की अहमियत क्या है, स्टैटिस्टिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। तो ये हम इंट्रोडक्शन के हवाले से स्टैटिस्टिक्स के कुछ चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन से। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो डेफिनेशन से पहले हम ये देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है, ये कहाँ से हमारे सामने आया। तो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड जो है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है स्टेटस, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। इस पॉलिटिकल स्टेट से स्टेटस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि स्टैटिस्टिक्स के साथ एसोसिएटेड है। और नॉर्मली अगर हम देखें जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो गवर्नमेंट को डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए चाहिए होती है, और इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि ये एसोसिएटेड है, या इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है बेसिकली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में अवेलेबल होंगे, और बेसिकली जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स का, इसको हम प्लूरल मीन्स जमा के सीगे में या प्लूरल फॉर्म में हम इसको पढ़ा करते हैं, मीन्स स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करना चाहें कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं या ये कुछ मार्केट के अंदर प्राइसेस हैं किसी एक ख़ास गुड्स की, तो हम उन प्राइसेस को कहते हैं कि ये है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस। इसी के साथ अगर हम देखना चाहें कि इकोनॉमी के अंदर एक साल में कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए, तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में कह सकते हैं कि दीज आर स्टैटिस्टिक्स फॉर रोड एक्सीडेंट इन पाकिस्तान। हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्राइम कितना हुआ किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दीज आर स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम। तो नॉर्मली जो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, इसको हम प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, मीन्स जैसे हमने एग्जांपल में लिखा कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइसेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अगर डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रॉ डेटा to make inferences and to reach at decisions in the face of uncertainty। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। किस चीज़ की साइंस है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन की बात हम आगे करेंगे कि हम प्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और रॉ डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट और एनालाइज करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इन सारी चीज़ों का स्टैटिस्टिक्स में क्या ऑब्जेक्टिव है? इन सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि हम इसके थ्रू कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग के साथ, और इसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं। और इन्फ्रेंसेस बेसिकली हम किस लिए बनाते हैं? ताकि हम अनसर्टेनिटी के इस टाइम के अंदर हम एक सही डिसीजन तक पहुंच सकें। तो ये सारी जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की अहमियत है कि हम अहमियत की हम बात आगे करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं। और इस सब चीज़ों का मकसद क्या है? ताकि हम इन्फ्रेंसेस बना सकें और किसी सही डिसीजन तक पहुंच सकें, क्योंकि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटीज पाई जाती हैं, और स्टैटिस्टिक्स जो है उन अनसर्टेनिटीज को कंसीडर करते हुए हमें एक सही डिसीजन तक पहुंचाती है। अब स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं? दो मेजर ब्रांचेस हैं स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो हमारे सामने कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये लोग जो है बेसिकली
ये स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जैसे ये आगे पीछे और बड़े और छोटे कद के मेल और फीमेल, छोटी और बड़ी एज के ये लोग तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेसिकली ये शो कर रहे हैं रॉ डेटा को। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ होती है। तो उसके बाद हम जब उसको कलेक्ट करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं। मीन्स अगर हम हाइट वाइज और एज वाइज इन लोगों को अरेंज करें, एजुकेशन वाइज इन लोगों को अरेंज करें, तो हमें यही जो एक रॉ फॉर्म में ये लोग खड़े हैं, एक रॉ डेटा को शो कर रहे हैं, तो हमें डेटा की समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमारे डेटा में इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतने अनएजुकेटेड हैं, इतने इस एज कैटेगरी के हैं। तो हम ऑर्गेनाइज करने के बाद जब प्रेजेंट करेंगे तो वही डेटा हमारे लिए जो है इंटरप्रेटेबल हो जाएगा और हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल हम स्टैटिस्टिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो पहली जो यहाँ पे टाइप डिस्कस की गई है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन है जी कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deals with concepts and methods related to summarization and description of the important aspects of numerical data। इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें हैं कि ये ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जिसके अंदर हम डेटा को समराइज करने के हवाले से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डेटा को डिस्क्राइब करने के हवाले से हम उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और बेसिकली जो न्यूमेरिकल डेटा है उस न्यूमेरिकल डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम समराइज करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे इस स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच के अंदर। तो अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स we organize the data, raw data, we summarize the data and present the data in an informative way। तो basically descriptive statistics एक method है, it is also a method of organizing, summarizing and presenting data in an informative way। जैसे कि अभी हम प्रीवियस जो है वो डायग्राम में हमने कुछ लोग देखे, तो बेसिकली ये एक रॉ डेटा है, ये इसे हम कह लेते हैं कि ये है कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर इन तमाम लोगों को हम अरेंज करें एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर कि पहले हम देखें कि सबसे कम हाइट कितनी है, सबसे ज़्यादा हाइट कितनी है, तो हमारे पास हाइट वाइज ये लोग जो हैं अरेंज हो जाएंगे, और उसके बाद हम इनकी हाइट वाइज इनको अरेंज करने के बाद हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि इतने लोग इस हाइट के थे, इतने लोग इस हाइट के थे, इतने लोग इस हाइट के थे। तो अब जब हमने हाइट वाइज उसे अरेंज किया तो यही जो रॉ डेटा हमारे पास ये स्कैटर्ड पीपल्स की फॉर्म में है, ये हमारे पास अरेंज फॉर्म में आ जाएगा कि अब हम कह सकते हैं कि इतने परसेंट लोग जो है सैंपल के अंदर इस हाइट के हैं। तो बहरहाल इस तरह से तो ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये डेटा को, रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करती है, समराइज करती है और प्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कि अगर हम ये बेसिकली अरेंज किया हुआ डेटा को कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ये अरेंज किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में कि पाकिस्तान का जो है पॉपुलेशन वो 1960 में 10.12 मिलियन सी, 70s के अंदर 12.49 मिलियन सी, फिर ये बढ़ते बढ़ते 2020 के अंदर यही पॉपुलेशन होगी 20.25 मिलियंस की। तो अब ये डेटा हमारे पास एक ऑर्गेनाइज हुआ है। इस डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद हम चार्ट के अंदर शो भी कर सकते हैं। तो चार्ट हमें शो करेगा कि इस स्पेसिफिक डेकेड में इतनी पॉपुलेशन थी। मजीद अगर हम इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के टूल्स अप्लाई करना चाहें तो हम बार चार्ट के अंदर शो करने के बाद इस पॉपुलेशन को हम इसके ग्रोथ रेट को भी शो कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक डेकेड के अंदर ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ज़्यादा रहा। अगर हम डिफरेंट डेकेड्स का ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लें तो हम उन ग्रोथ रेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस स्पेसिफिक डेकेड में ग्रोथ रेट ज़्यादा था और किस में कम था। मज़ीद इस डायग्राम के अंदर ये जो ऊपर शो की गई है इस स्लाइड के ऊपर, इसमें हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ये मेथड अवेलेबल यहाँ पे शो किया गया कि ये एक चार्ट है, ये ऊपर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो ये देखें ये ऊपर हमें कुछ ग्राफ यहाँ पे शो हो रहे हैं, और ये देखें ये कुछ ये पाई चार्ट है और कोई बार चार्ट है। तो बेसिकली जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उस हवाले से यहाँ पे कुछ हमारे सामने चार्ट जो है यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि है
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। It is a branch of statistics which deals with procedures for making inferences about the characteristics that describe the larger group of data called population from the knowledge derived from only a part of data known as sample। तो अगर हम इस डेफिनेशंस के ऊपर गौर करें तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जिसके अंदर हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और वो प्रोसीजर बेसिकली किस लिए हम फॉलो करेंगे, ताकि हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकें। किसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकें? अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब दी लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा मींस पॉपुलेशन। मींस हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकें, उसको डिस्क्राइब कर सकें। कहाँ से हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे? फ्रॉम द नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली ए पार्ट ऑफ डेटा नोन एज सैंपल। मींस हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ हम अंदाज़ा लगाएंगे, और उस अंदाज़ा लगाने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे उसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप देखें कि हम पाकिस्तान का सेविंग रेट अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का सेविंग रेट कितना है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की बात छोड़ें, हम बात करते हैं कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स BZU का सेविंग रेट कितना है स्टूडेंट्स का, मीन स्टूडेंट्स को कितनी पॉकेट मनी मिलती है और कितना वो एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अब इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हम 2000 स्टूडेंट्स जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स BZU में इनरोल हैं, हम उन तमाम स्टूडेंट्स से वन बाय वन पूछें कि उनकी सेविंग कितनी है। तो ये चूँकि हमारी पूरी पॉपुलेशन है तो हमें पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा, हम एवरेज निकाल लेंगे, तमाम 2000 स्टूडेंट्स से पूछ के कि इतनी इतनी तमाम स्टूडेंट्स की सेविंग है। एक ये पॉसिबिलिटी है जो कि मुश्किल है, हम 2000 स्टूडेंट्स को जो है इजीली हम उनसे डेटा सेविंग के बारे में नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं सिर्फ 200 लोगों का, लेट्स सपोज। तो उन 200 लोगों का सैंपल हम लेते हुए हम उनकी सेविंग का पूछते हैं, और वो जो सेविंग होगी सैंपल की, उस सेविंग के ऊपर, उस सैंपल की सेविंग के ऊपर मीन जो सैंपल का हमें डेटा मिला सेविंग के बारे में, उस सैंपल डेटा के ऊपर हम कुछ प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे जो कि इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए या इन्फ्रेंसेस मेक करने के लिए वो प्रोसीजर अप्लाई किए जाएंगे, और वो प्रोसीजर हमें बता देंगे कि जो सेविंग रेट है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स BZU के स्टूडेंट्स का वो कितना है। तो वो जो सैंपल से डेटा लिया है, वो सैंपल से डेटा हमें बताएगा कि पॉपुलेशन का सेविंग रेट जो हमने सैंपल से लिया है उतना ही है या ज़्यादा है या कम है, या जो भी है। तो बहरहाल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सैंपल से डेटा लेके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है कि ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, हमें एस्टिमेशन में हेल्प आउट करती है, प्रिडिक्शन में मीन फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करने में हेल्प आउट करती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। वो जो हम प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, वो हम सैंपल की कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो सैंपल की डेटा लेते हुए हम एस्टिमेशन या प्रोडिक्शन करते हैं, वो प्रोडिक्शन किसके बारे में करते हैं? पॉपुलेशन के बारे में। हम पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर देते हैं उस सैंपल की बेस पे जो भी हमने एस्टिमेशन की होती है, और वो एस्टिमेशन हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो एस्टिमेशन है ये रिलायबल है क्योंकि हमने स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टूल्स उस पर अप्लाई किए होते हैं। तो बहरहाल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम सैंपल का डेटा लेते हुए हम उसको पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करते हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल का डेटा जो भी होता है हमारे पास अवेलेबल, हम उसको जस्ट प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे PTV के ऊपर एक ड्रामा है, और वो ड्रामा है उर्तुगल। ये जो है सब लोग जानते हैं कि उर्तुगल जो है एक जो है तुर्की का ड्रामा है, उसकी ट्रांसलेशन की गई है। तो बहरहाल ये PTV के ऊपर आ रहा है। अब PTV बेसिकली देख एडवर्टीजमेंट चलाता है, जो भी चैनल होता है उसकी जो मेजर अर्निंग है, जो भी टीवी चैनल होता है उसकी मेजर अर्निंग जो है उसकी एडवर्टीजमेंट से वो अर्न करती है टीवी चैनल। तो उस टीवी चैनल के ऊपर जब भी कोई ड्रामा प्रोग्राम चलाया जाता है तो उस प्रोग्राम के दौरान हम देखते हैं कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट आती है। वो जो एडवर्टीजमेंट है बेसिकली उसका कुछ रेट डिसाइड करती है वो चैनल वाले।
तो रेट ज़्यादा भी हो सकता है, रेट कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किन प्रोग्राम्स के दरमियान ये ऐड चलाई जा रही है। जैसे कि उर्तुगल ड्रामा काफ़ी फेमस है, तो अब पीटीवी देखना चाहती है कि इस ड्रामा की रेटिंग के मुताबिक, लोगों के रिस्पांस के मुताबिक इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट चलाई जाएगी वो उसका रेट डिसाइड किया जाए इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। तो उसके लिए जो है पीटीवी वाले जो है 1000 लोगों का जो है वो सैंपल लेते हैं, और 1000 लोग जो है वो उनमें से कहते हैं कि 400 ने जो है वो अर्तुगरुल ड्रामा जो है वो उसको देखा है। तो इस इंफॉर्मेशन से जो कि सैंपल से ली गई है, वो इस ड्रामा की, इस प्रोग्राम की एडवर्टाइजिंग रेट को डिसाइड कर सकते हैं, प्लस अपने प्रोग्राम की रेटिंग का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस किस्म की डेटा कलेक्शन से पीटीवी चैनल वाले। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि एमबीए ग्रेजुएट्स की नॉर्मली सैलरी कितनी होती है। तो उसके लिए एमबीए ग्रेजुएट्स जो है हर साल पास आउट होते हैं यूनिवर्सिटी से, और डिफरेंट उनकी सैलरी होती है। तो 1260 एमबीए ग्रेजुएट्स का जो कि 4 ईयर एजुकेशन लेके पास आउट हुए, उनसे उनकी एवरेज सैलरी जो पूछी गई, उनसे उनकी सैलरी पूछी गई, फिर उसकी एवरेज निकाली गई, वो आई 42,694। अब ये सैंपल लिया गया 1260 एमबीए ग्रेजुएट्स का, जिनकी एवरेज सैलरी इतनी आई। तो इस 1260 स्टूडेंट्स की एवरेज सैलरी की बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी एमबीए ग्रेजुएट्स होंगे पॉपुलेशन में, उनकी ऑन एवरेज सैलरी कितनी होगी, 42,694। तो बेसिकली जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। पर्पस क्या होता है, ताकि हमें पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या जो भी स्टडीज कर रहे हैं, तो उन्होंने अगर उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, उनसे एवरेज सैलरी पूछी, वो आई लेट्स सपोज 1 लाख रुपए। तो यहाँ से अंदाज़ा क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी ऑन एवरेज सैलरी ज़्यादा है, और जो एमबीए ग्रेजुएट्स हैं उनकी ऑन एवरेज सैलरी जो है वो कम है। तो अब यहाँ से नए आने वाले स्टूडेंट्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रोफेशन में, किस किस्म की एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्हें अच्छा जो है इनकम वो अर्न कर सकते हैं, अच्छा जो है उन्हें सैलरी स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जी डॉक्टर्स को सैलरी ज़्यादा पे की जाती है, तो डॉक्टर्स की फील्ड में इनकम अर्न करने के चांसेस ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये थी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहाँ पे जो है वो डिफरेंस बताया गया है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली वो टारगेट पॉपुलेशन को जस्ट डिस्क्राइब करती है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करती है कि जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसके बारे में हम रिजल्ट्स को जनरलाइज करते हैं। और रिजल्ट्स किस बेस पे जनरलाइज करते हैं, सैंपल की बेस पे। मींस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन्फ्रेंसेस मेक करती है, इन्फ्रेंसेस बनाती है सैंपल से, और उसको जनरलाइज करती है पॉपुलेशन पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है नंबर 2 पॉइंट, ड्रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करती है, एनालाइज करती है और प्रेजेंट करती है इन ए मीनिंगफुल मैनर। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या करती है, जो टेस्ट होते हैं, जो प्रोडिक्शन होती है, जो फाइनल आउटकम होती है, फ्यूचर आउटकम जो होती है, उसको कंपेयर कर सकती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं फ्यूचर आउटकम को, टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेस पे। जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जस्ट डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर हम डेटा को, फाइनल रिजल्ट को चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में हम शो करते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम फाइनल रिजल्ट्स को प्रोबेबिलिटी स्कोर्स की फॉर्म में हम शो करते हैं। प्रोबेबिलिटी स्कोर जो है हमें नंबर ऑफ चांसेस के बारे में बताती है उस इवेंट के अकर होने का या अकर ना होने का। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो ऑलरेडी नोन जो भी डेटा होता है उसको डिस्क्राइब करती है, जबकि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये क्या करती है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है उसके बाद उसको लेते हुए अवेलेबल डेटा को, पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ कंक्लूड करने के लिए ट्राई करते हैं यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसके टूल्स क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करते हैं,
या मॉड फाइंड करते हैं, या इसके अलावा रेंज निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह के टूल्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के। जबकि इसके अंदर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो नॉर्मली ये टूल्स हैं वो मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये टूल्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के। जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं, रिग्रेशन अप्लाई करते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये टूल्स हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के। तो ये था डिफरेंस डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है जी, इसको हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स असिस्ट इन समराइजिंग द लार्जर सेट्स ऑफ डेटा इन ए फॉर्म दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। कि हमने 2 लाख लोगों का डेटा लिया, 2 लाख लोगों की हमने इनकम पता की, तो अब 2 लाख लोगों की इनकम बराबर तो नहीं होगी। तो अब हमारे पास इतना ही लार्जर एक डेटा सेट अवेलेबल है 2 लाख लोगों का, मीन्स 2 लाख वैल्यूज लिखी गई हैं एक पेज के ऊपर। वो जो वैल्यूज हैं वो उन 2 लाख लोगों की इनकम के बारे में। किसी की इनकम 10,000 होगी, किसी की इनकम 12,000 होगी, किसी की इनकम 2 करोड़ होगी, किसी की इनकम 12 लाख होगी, किसी की इनकम इसके बिटवीन में होगी। तो अब हमारे सामने 2 लाख नंबर्स अवेलेबल हैं। अब ये 2 लाख नंबर जो अगर एक पेज पे लिख दिए जाएं तो ये मीनिंगलेस है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स इन नंबर्स को अरेंज करती है कि सबसे पहले सबसे कम आमदनी वाला नंबर लिखा जाएगा, या सबसे ज़्यादा आमदनी वाला सबसे पहले, और फिर कम आमदनी वाला उसके बाद। और या अगर हम दूसरे ऑर्डर में लिखना चाहें, मीन्स हम असेंडिंग ऑर्डर में उन नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं। मीन्स सबसे कम इनकम और फिर ज़्यादा, और फिर ज़्यादा, लास्ट में सबसे हाई इनकम। या फिर दूसरा सीक्वेंस हो सकता है कि हम सबसे पहले हाईएस्ट इनकम लिखें, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे एंड पे जो इनकम आएगी सबसे लोएस्ट इनकम आएगी। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ने हमें लार्जर डेटा सेट को समराइज करने में हमें हेल्प प्रोवाइड की कि हमने उसको अभी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हम ग्रुप बना सकते हैं। हम कहते हैं जी 10,000 से 20,000 इनकम वाले लोगों का ग्रुप बना दें। वो जी 50,000 लोग जो हैं वो इस इनकम में फॉल कर रहे हैं 10 और 20 के दरमियान। 20 और 30 के दरमियान जो है फिर जो है वो 40,000 लोग फॉल कर रहे हैं। फिर जी 1 लाख और 2 लाख के दरमियान जो है 2,000 लोग फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जब डिफरेंट इनकम ग्रुप्स बनेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 10 जो हमने 2 लाख लोगों का डेटा लिया उनमें से इतने लोग जो है, इतने परसेंट लोग जो है इस इनकम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इतने परसेंट इस इनकम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इतने परसेंट की इनकम जो है वो लाख से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने डेटा को क्या कर लिया, समराइज। तो हमें स्टैटिस्टिक्स इस तरह से हमें हेल्प आउट करती है कि हम डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा कि स्टैटिस्टिक्स जो है, जो भी हम सर्वे करते हैं या हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें उसको डिज़ाइन करने में, एफिशिएंट वे में हमें उसको ऑर्गेनाइज करने में हमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो असिस्ट करती है। सर्वेज को, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स को, या फिर जो भी हम लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करते हैं उसको हम एफिशिएंटली अरेंज कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टूल्स। थर्ड पॉइंट के स्टैटिस्टिक्स जो है, अनसर्टेनिटीज का जो कि टाइम है, अनसर्टेनिटीज मार्केट में एग्जिस्ट करती है बिजनेसेस के अंदर। तो उन तमाम अनसर्टेनिटीज को कंसीडर करते हुए स्टैटिस्टिक्स हमें तमाम डेफिशिएंसीज को कंसीडर करते हुए, वेरिएशंस को देखते हुए, चांस ऑफ वेरिएशंस को देखते हुए स्टैटिस्टिक्स जो है हमें एक जामे एक कंक्रीट डिसीजन तक पहुंचने में हमें हेल्प आउट करती है कि हम ऑब्जर्वेशंस को अच्छे अंदाज से अरेंज करके, अनसर्टेनिटीज को देखते हुए, वेरिएशंस को देखते हुए, डेफिशिएंसीज को देखते हुए हम कोई प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच सकें। फिर हम जब अनसर्टेनिटीज, डेफिशिएंसीज, वेरिएशंस को लेते हैं तो हम डेटा को अरेंज करते हुए, स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हुए हम कोई कंक्लूजन और प्रेडिक्शन तक पहुंच सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जो है, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल नहीं है, ये बिजनेसमैन के लिए यूजफुल है, गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, रिसर्चर्स के लिए यूजफुल है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए यूजफुल है। इवन जहाँ भी डिसीजन मेकिंग हमें चाहिए हो न्यूमेरिक्स के बेस पे, हमें वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को यूज करना पड़ता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं उन तमाम जगहों पर। नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। हमने अभी डिस्कस किया कि पॉपुलेशन होती है
लार्जर सेट ऑफ डेटा और सैंपल होता है स्मॉलेस्ट सेट ऑफ डेटा। ये दोनों क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं जी स्टूडेंट्स का, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का, तो एक तो ये है कि हम सिर्फ स्कूल ऑफ हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का डेटा लेना चाह रहे हैं इन पाकिस्तान। तो पूरे पाकिस्तान में लाखों अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे, उन तमाम लाखों लोगों के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो ये क्या है? पॉपुलेशन। कि इसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स को हम, ऑल पॉसिबल इंडिविजुअल्स को हम, जो कि हमारे इंटरेस्ट के होते हैं, मीन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स और मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन कहलाती है पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि उसमें तमाम पॉसिबल जो है ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि ऑल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, जो कि लेट्स सपोज 2 लाख के करीब हैं, तो 2 लाख के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन लें तो ये क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? सैंपल इज ए पोर्शन और पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सैंपल क्या है कि ये एक पॉपुलेशन का एक पोर्शन है, पॉपुलेशन का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पूरे पाकिस्तान के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम सिर्फ लें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, BZU मुल्तान, पाकिस्तान, तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? सैंपल के बारे में। तो सैंपल क्या है? इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, या इज ए पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, या इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं लेट्स सपोज 1000 होंगे, और पूरे पाकिस्तान में 2 लाख हैं, तो 1000 में से जो 1000 है पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा, वो क्या कहलाएगा? सैंपल, क्योंकि स्मॉल स्मॉल पोर्शन है। जिस तरह आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे पॉपुलेशन देखें कितने ज़्यादा लोग हैं, इस पॉपुलेशन में से थोड़ा से लोग सेलेक्ट कर लिए गए, ये क्या है? इस पॉपुलेशन का सैंपल। दूसरी साइड पे देखें कि ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है, ये 6 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए गए हैं पॉपुलेशन में से। ये क्या है? एक सैंपल, जो कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। और ये सारा क्या है? पॉपुलेशन, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट किए, तो वो क्या कहलाए? सैंपल। तो ये सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 तरह के नॉर्मली वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव, जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, या फिर वेरिएबल्स हो सकते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे देखते हैं। क्वालिटेटिव जैसे ही क्वालिटी से निकला है, क्वालिटेटिव वर्ड जो निकला है ये क्वालिटी से निकला है, या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स करेक्टरिस्टिक। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या है? द करेक्टरिस्टिक बीइंग स्टडीड इज नॉन न्यूमेरिक। नॉर्मली जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, मीन्स उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू नहीं होती, वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। किसी की क्वालिटी होती है, अच्छा बुरा, एट्रीब्यूट होता है, करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि अगर हम बात करें जेंडर, जेंडर क्या है? मेल या फीमेल, ये 1 2 3 नंबर्स में नहीं होता, मेल या फीमेल। रिलीजियस एफिलिएशन, कोई मुस्लिम होगा, कोई नॉन मुस्लिम होगा, कोई बुद्धिस्ट होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, तो ये क्या है? रिलीजियस एफिलिएशन। इसके अलावा टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल ओन्ड, किसी के पास कार है, किसी के पास मोटर बाइक है, किसी के पास बस है, किसी के पास ट्रक है, तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। सिटी ऑफ बर्थ, कोई मुल्तान में पैदा हुआ, कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, कोई जर्मनी में पैदा हुआ, कोई इस्लामाबाद में पैदा हुआ, कोई कराची में पैदा हुआ। इसके अलावा आई कलर, किसी की आंखों का कलर ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रे है, तो ये सारी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इस किस्म के वेरिएबल्स जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स का हवाला हो, वो वेरिएबल्स कहलाएंगे क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट वेरिएबल्स। नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल्स की क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड न्यूमेरिकली, कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली रिपोर्ट की जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। मीन हम क्वांटिटी के अंदर हम बता सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। जैसे कि हम बात करें किसी की इनकम की,
हम इनकम बता सकते हैं, किसी इंडिविजुअल की इनकम जो है 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाख है। एज बता सकते हैं, कोई 5 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है। वेट हम बता सकते हैं कि इसका वेट 50 केजी है, इसका वेट 30 केजी है, इसका वेट 100 केजी है। इसी तरीके से कितने अकाउंट में बैलेंस है, ये सारे क्या है, ऐसी मेजरमेंट्स है जो नंबर्स के अंदर होती है। एक्सपेंडिचर, कितने एक्सपेंडिचर है, लाख है, 2 लाख है, 20,000 है। मिनट्स, क्लास में खत्म होने में कितने मिनट्स हैं, 20 मिनट हैं, 25 मिनट हैं। या एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हम नंबर्स के अंदर देते हैं। ये क्वांटिटी के अंदर ये वैल्यूज अवेलेबल हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो क्वांटिटी मींस नंबर्स के अंदर वैल्यूज अपने पास रखते हैं, वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जबकि ऐसे वेरिएबल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स या वैल्यूज या एट्रीब्यूट्स अपने अंदर रखते हैं, ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं मींस जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट उसकी क्लासिफिकेशन है डिस्क्रीट वेरिएबल या फिर कॉन्टिन्यूस। जो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो पहली जो टाइप है वो है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जो क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इट कैन ओनली अस्यूम सर्टेन वैल्यूज, डिस्क्रीट और होल नंबर्स, एंड देयर आर यूजुअली गैप्स बिटवीन दी वैल्यूज। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 2 3 4, तो पॉइंट्स के बगैर जो वैल्यूज हैं, पॉइंट्स के बगैर वो वैल्यूज कहलाती हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। और वो ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं, ऐसे वेरिएबल्स कहलाते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। जैसे कि हम बात करें नंबर ऑफ रूम्स इन ए हाउस, एक घर में एक कमरा होगा, 2 कमरा होगा, 5 कमरे होंगे, 10 कमरे होंगे, एक डिस्क्रीट नंबर है। 5.5 कमरे नहीं हो सकते, 6.25 कमरे नहीं हो सकते। तो इस तरह से कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज आती हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। जैसे कि है नंबर ऑफ हैमर्स सोल्ड, कितनी हैमर सोल्ड हुई एक दिन के अंदर, 20 यूनिट्स, 12 यूनिट, 15 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। तो ये एक नंबर्स के अंदर बगैर पॉइंट्स के जो वैल्यूज हैं वो क्या कहलाएंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज। और ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर ये ऐसी वैल्यूज आती हैं डिस्क्रीट वैल्यूज, हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, ये क्लासिफिकेशन है, वो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ये जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रैक्शनल विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। इनके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें जो फ्रैक्शन के, जैसे फ्रैक्शन है 2/10, ये क्या है 0.20, तो 0.20 पॉइंट वाली वैल्यू है। तो ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज या फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकें, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लें कि टायर प्रेशर, गाड़ी के अंदर जो टायर होता है उसका प्रेशर होता है कि जी 30.50 पाउंड्स, 20.20 पाउंड। या फिर अगर हम बात करें वेट, ये जी, ये जो हमने परचेज की है खास चिकन चिकन हमने परचेज किया है, ये 2.5 किलो है, 2.50 kg। तो ये पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है। या हाफ के जी, 1/2 kg, तो ये पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सके, हम कहते हैं ऐसे वेरिएबल्स को कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट 5 फुट है, 5.5 फुट है, 5.25 फुट है, 5 फुट 2 इंच है। तो ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ सके, हम कहते हैं जिनके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज आ सके, फ्रैक्शंस आ सके, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब समरी हम करते हैं इन तमाम की वेरिएबल्स की। ये समरी यहाँ पे दी गई है वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में क्या है कि हमने क्वालिटी के हवाले से डिस्कशन की, डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे फर्दर क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव की और कॉन्टिन्यूस की। डिस्क्रीट में क्या आया जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ए फैमिली, और गोल फॉल, और टीवी सेट्स ऑन, मीन्स कितने टीवी हैं, 1 2 3 4 डिस्क्रीट होंगे, 1 2 3 4 पॉइंट्स नहीं होगा। इनकम कितनी है, इनकम जो है वो पॉइंट्स में आती है। वेट कितना है, कितनी बारिश हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट्स के अंदर आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है। तो ये है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स।
नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी कि वेरिएबल्स को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। ये है वेरिएबल्स की मेजरमेंट। तो वेरिएबल्स की मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स को 4 लेवल पे मेजर किया जा सकता है, जैसे नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल और इसके बाद है इंटरवल या फिर रेशो। तो इन 4 लेवल पे हम वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम डिस्कस करें कि हम वेरिएबल्स की मेजरमेंट नॉमिनल लेवल पे कैसे कर सकते हैं, मींस हम वेरिएबल्स को, डेटा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको किसी खास ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि ये 1 2 3 4 नंबर है, अगर इसको हम अरेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 1 छोटा नंबर है, पहले आ सकता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। या ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम अरेंज करना चाहें, सबसे बड़ा नंबर तो 5 पहले आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये अरेंजमेंट हम डेटा ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम अरेंज नहीं कर सकते। किसी वो कैटेगरी होती है किसी खास चीज़ की, लेकिन उसको एक खास सीक्वेंस में हम अरेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि आई कलर, किसी की आंखों का कलर ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है। अगर आपसे कहा जाए कि इस आई कलर को आप अरेंज करें, तो आप किसी खास ऑर्डर में उसे अरेंज नहीं कर सकते। कोई अरेंज करेगा ब्लू पहले लिख देगा, कोई दूसरा अरेंज करेगा ग्रीन पहले लिखेगा, कोई तीसरा अरेंज करेगा तो ब्लैक कलर पहले लिखेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है एक खास सीक्वेंस में हम नहीं कर सकते। तो इस किस्म के वेरिएबल्स जो जिनके अंदर कैटेगरीज होती है और उनको हम किसी खास ऑर्डर में अरेंज ना कर सकें, ऐसे वेरिएबल्स कहलाते की मेजरमेंट जो है वो नॉमिनल लेवल पे होती है। इस तरह जेंडर मेल फीमेल, हम कहें अगर आपसे कहा जाए कि मेल फीमेल को अरेंज करें, तो कोई अरेंज करेगा मेल पहले अरेंज करेगा, कोई फीमेल को पहले रखेगा, तो ये अरेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से रिलीजियस एफिलिएशन, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन या कुछ और, तो रिलीजियस एफिलिएशन को भी हम किसी खास सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर सकते। प्लस ये कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है डेटा को और उसको अरेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरिएबल्स की जो मेजरमेंट है हम कहते हैं ये मेजरमेंट की गई है एट नॉमिनल लेवल। इसी कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज इसी क्या है कि वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज और आउटकम्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज नो नेचुरल ऑर्डर ऑफ आउटकम, मींस कैटेगरीज होती हैं इस वेरिएबल की मेजरमेंट के अंदर। नॉमिनल लेवल में जो वेरिएबल मेजर की जाते हैं उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं और हम उन आउटकम्स को, उन कैटेगरीज को किसी खास ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते, सीक्वेंस नहीं दे सकते। नेक्स्ट वेरिएबल है, वेरिएबल की मेजरमेंट है एट ऑर्डिनल लेवल। इसके अंदर डेटा को एक खास ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, अरेंज किया जा सकता है, but the differences between data values cannot be determined or are meaningless। लेकिन जो वैल्यूज आती हैं उसके अंदर वो मीनिंगलेस है, हम उसकी अरेंजमेंट को मीनिंगफुली नहीं बता सकते कि इसका ये मतलब है या ये ऐसे होगा। जैसे एग्जांपल ली गई है कि किसी से सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट पूछा गया तो उसने जो है वो बेसिकली ड्यूरिंग टेस्ट टेस्ट ऑफ 4 सॉफ्ट ड्रिंक, 4 सॉफ्ट ड्रिंक थी, उनका टेस्ट किया गया। इंडिविजुअल 1 से पूछा गया, उसने अरेंज किया कोका कोला को नंबर 1 पे, स्प्राइट नंबर 2 पे, 7 अप नंबर 3 पे, स्टिंग नंबर 4 पे उसने रखी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अरेंजमेंट की गई है ये 1 2 3 4 क्यों की गई है, तो इसका कोई आंसर नहीं। टेस्ट के बेस पे इंडिविजुअल 1 ने इसको अरेंज किया। तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो है एक खास ऑर्डर के अंदर, लेकिन ये मीनिंगलेस है, कोई रीजन नहीं है कि ऐसे ये अरेंज क्यों किया गया। आई कलर है, जैसे ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। अगर एक से पूछा जाए कि इसको आई कलर को, आंखों के रंग को अरेंज करें, तो किसी ने पहले ब्लू रखा, किसी ने ग्रीन रखा, तो अब उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि ऐसा क्यों है। तो ये मीनिंगलेस अरेंजमेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ऑर्डिनल लेवल की मेजरमेंट में कि डेटा क्लासिफिकेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सेट्स ऑफ लेबल्स और नेम्स, दे हैव रिलेटिव वैल्यूज। मींस इसके अंदर जो है डेटा को क्लासीफाई किया जाता है प्रेफरेंस के बेस पे। किसी ने किसको प्रेफरेंस पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दी, या फिर कोई हाई प्रेफरेंस है, कोई मीडियम है, फिर लो है, तो उस बेस पे उसको क्लासीफाई कर दिया। या फिर
इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वैल्यूज द डेटा क्लासिफाइड कैन बी रैंक और ऑर्डर्ड। इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है जी, कि जो वैल्यूज हैं उसको रिलेटिव फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं या ऑर्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगलेस ऑर्डरिंग है। नेक्स्ट जो मेजरमेंट है वो है वेरिएबल्स की इंटरवल लेवल पे, similar to the ordinal level, with the additional property that meaningful amounts of differences between data values can be determined. There is no natural zero point. हाँ, अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसके अंदर डेटा को अरेंज तो कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल पॉइंट क्या है, ऑर्डिनल लेवल की मेजरमेंट के साथ साथ कि इसके अंदर कुछ जीरो पॉइंट नहीं होता, नेचुरल जीरो पॉइंट नहीं होता। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो कपड़ों का साइज होता है, कपड़े जो हम सिलवाते हैं, क्या उसका जीरो साइज हो सकता है, मींस कपड़े का साइज जीरो हो सकता है, किसी के बाजू की लेंथ जीरो हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। तो टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट्स में, तो टेम्परेचर हम लेते हैं फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में, तो वो भी ज़ीरो नहीं हो सकता, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। तो जीरो पॉइंट नहीं होता इसका, मीन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसका, जीरो पॉइंट नहीं है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हमें एग्जिस्ट करेगी। टेम्परेचर जीरो अगर है तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो टेम्परेचर फ्रीजिंग है, जीरो टेम्परेचर है किसी भी जगह का अगर है तो इंटरवल स्केल में ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी जीरो पॉइंट नहीं होता, डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं और वो अरेंजमेंट जो है वो मीनिंगफुल होती है, मीनिंगलेस नहीं होती। जैसे कि अगर हम कहें कि 3 डिफरेंट साइजेज रखे गए हैं, एक छोटे बच्चे का साइज है, एक बड़े बच्चे का साइज है ड्रेस का, और तीसरा उससे बड़े बच्चे का साइज है ड्रेस का, तो हम उस ड्रेस को अरेंज कर सकते हैं कि ये छोटा है, ये फिर उससे बड़ा, ये फिर उससे बड़ा, एक खास अरेंजमेंट में हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वो जो बच्चे का ड्रेस का साइज है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कुछ जीरो पॉइंट भी हो उसका। तो ड्रेस छोटे बच्चे का भी होगा तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होंगी कि बाजू 2 इंच का है, 0 इंच का बाजू नहीं होगा। टांगे हैं तो टांगों की जो हाइट है वो 0 इंच नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसकी टांगों की हाइट जरूर होगी। तो ये इस तरह से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर, कहीं फ्रीज है तो माइनस में टेम्परेचर है, कोई उससे कम जो है कम टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर अगर गर्मी है तो वो 40-50 सेल्सियस या जो भी टेम्परेचर है उसका, तो टेम्परेचर का भी जीरो पॉइंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर जरूर एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि डेटा को हम एक खास अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं और जो इसके डिफरेंसेस हैं हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि इसमें इसको पहले रखने हैं क्या डिफरेंस है, इसको बाद में रखने हैं क्या डिफरेंस है। जिसका साइज की हमने बात की, साइज ऑफ मैन ड्रेस, इसका जो साइज होगा उसको अगर हम पहले रखते हैं, सेकंड नंबर पर रखते हैं, थर्ड नंबर पर रखते हैं, तो हमें जो उसकी अरेंजमेंट है वो समझ आएगी कि ये छोटे बच्चे का है, फिर उसके बड़े बच्चे का है, फिर उससे बड़े बच्चे का है, ये 10 साल के बच्चे का है, ये 15 साल के बच्चे का है, ये 20 साल के बच्चे का ड्रेस है, तो हमें समझ आएगी कि इसको इस सीक्वेंस में अरेंज किया गया है इंटरवल। या अगर हम एक और बात करें इसके अंदर कि इंटरवल लेवल पे जो वेरिएबल्स की मेजरमेंट की जाती है उसके अंदर एक खास इंटरवल होगा। इंटरवल मींस कि एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी वैल्यू होगी। जैसे कि दो वैल्यूज के बिटवीन कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि हम बात करें कि टेम्परेचर जो है, अगर हम बात करें मुल्तान का टेम्परेचर सर्दियों में कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि 5 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री तक। अगर हम बात करें कि मुल्तान का टेम्परेचर गर्मियों में कितना होता है, हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री से लेकर और 50 डिग्री तक मुल्तान का टेम्परेचर सर्दियों और गर्मियों में रहता है। मीन्स इंटरवल लेवल पे जो वेरिएबल मेजरमेंट की जाती है उसके अंदर हम वैल्यूज को, दो वैल्यूज के दरमियान हम बताते हैं कि ये दो वैल्यूज के दरमियान कुछ वैल्यू है। जैसे अगर हम बात करें कि मर्दों का जो ड्रेस है, मीन्स के 20 साल के बच्चों का जो ड्रेस है वो उसकी बाजू की लेंथ कितनी होगी, हम कहते हैं कि 20 इंच से लेकर और 27 इंच तक जो है वो जेंट्स के ड्रेस की जो है वो बाजू की हाइट होगी, बाजू की लेंथ होगी अगर 20 साल का बच्चा है मेल। तो अब यहाँ पे इंटरवल है कि 22-27 इंचेस। तो जहाँ पर वैल्यूज, दो वैल्यूज दी गई हैं, एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू है, हम कहते हैं कि इन दो वैल्यूज के दरमियान रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि जो 17 स्केल का जो मुलाजिम है उसकी इनकम कितनी होती है, तो हम ये नहीं कहते कि 17 स्केल के मुलाजिम की इनकम जो है वो 50,000 होती है।
हम कहते हैं कि 17 स्केल के मुलाजिम की इनकम 20,000 भी हो सकती है जो न्यू फ्रेश अपॉइंटमेंट हो, और 1 लाख भी हो सकती है जो पुरानी अपॉइंटमेंट हो। तो जो 17 स्केल पे जो मुलाजिम है उसकी जो इनकम है वो हम लेट्स सपोज कहते हैं कि 40,000 टू 80,000 तक हो सकती है। एक बड़ी वैल्यू है, एक स्मॉल वैल्यू, हमें अंदाजा हो जाता है कि 17 स्केल के मुलाजिम की इनकम इतनी होती है। अगर हम कहें कि 7वें स्केल के मुलाजिम की इनकम कितनी होती है तो हम कह सकते हैं 8,000 से लेकर 30,000 तक ये 7 स्केल के मुलाजिम की इनकम हो सकती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना है। तो जो वेरिएबल इंटरवल स्केल पे मेजर किए जाते हैं उनके अंदर डिफरेंस हम मीनिंगफुली अंदाजा लगा सकते हैं, और उसका कोई 0 पॉइंट नहीं हो सकता। मीन्स अगर हम ये कहें कि 17 स्केल पर जो मुलाजिम है जो भी कोई नौकरी करता है उसकी इनकम 0 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इनकम कुछ ना कुछ जरूर होगी जो भी जो है नौकरी जो करता है। तो इंटरवल स्केल पे जो वेरिएबल्स हैं वो मेजरमेंट किए जाते हैं बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यूज होती हैं, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू। तो नेक्स्ट जो वेरिएबल की मेजरमेंट है वो है रेशो लेवल पे। मीन्स जो वेरिएबल रेशो लेवल पे मेजर किए जाते हैं उनका जो है स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो सकता है, और उसके अंदर हम डिफरेंस भी मीनिंगफुली लगा सकते हैं। जैसे हम कहें कि सर्जन की इनकम और सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर की इनकम, हम इन दो इनकम लेवल में अंदाज़ा लगा सकते हैं, डिफरेंस हमें हो सकता है। और सर्जन की मंथली इनकम 0 हो सकती है अगर उसने कोई सर्जरी नहीं की। अच्छा, इसके अलावा जो हम ट्रैवल कवर करते हैं, एक दिन में हमने कितना ट्रैवल किया जी, आज हम घर से बाहर नहीं निकले तो हमने ट्रैवल जो किया आज हमने 0 ट्रैवल किया। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंस है हम बता सकते हैं दो वैल्यूज के दरमियान कि सर्जन की इनकम सिंपल एमबीबीएस की इनकम में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इंटरवल लेवल पे जो मेजरमेंट की गई वेरिएबल्स की और जो रेशियो लेवल पे की गई, जो वेरिएबल्स की मेजरमेंट इंटरवल लेवल पे की गई और रेशियो लेवल पे की गई, हम उसका यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंटरवल लेवल पे जो वेरिएबल मेजर किए जाएंगे उनके अंदर हमें दो वैल्यूज नजर आएंगी, एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी वैल्यू होगी। एक रेंज नजर आएगी वैल्यूज की कि टेम्परेचर जो है मुल्तान का इस यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है। आज का टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो मुल्तान में कितना है, हम कह सकते हैं कि आज का टेम्परेचर मुल्तान में 35 टू 42 तक रहा। तो हमने एक रेंज के अंदर बताया, इंटरवल की फॉर्म में बताया वेरिएबल्स को। तो हम ऐसे वेरिएबल की मेजरमेंट को हम कहते हैं कि ये हमने इंटरवल लेवल पे वेरिएबल को मेजर किया। इसी तरीके से हमने कहा साइज ऑफ ड्रेस, तो ये भी हम इंटरवल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके अंदर 0 पॉइंट नहीं होता जैसे हम बात करें। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेशो लेवल, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो रेशो लेवल पे अगर हम वेरिएबल को देखें तो यहाँ पे वैल्यूज पॉइंट के अंदर हो सकती है। डिस्टेंस है, हमने 1/2 किलोमीटर ट्रैवल किया, हमने कोई किलोमीटर आज ट्रैवल नहीं किया, घर से बाहर ही निकले। सर्जन की इनकम में सर्जन की इनकम 0 हो सकती है अगर उसने कोई सर्जरी नहीं की। अगर एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर उसने किसी का चेकअप नहीं किया आज, तो उसकी इनकम आज की 0 हो सकती है। तो 0 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इनकम कम है, ये इनकम ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है। हम किलोमीटर ट्रैवल कंपेयर कर सकते हैं कि ये कम ट्रैवल किया, ये ज़्यादा ट्रैवल किया, ये उससे ज़्यादा ट्रैवल किया। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे नीचे दी गई है, हम प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से बहरहाल हमने वेरिएबल्स को जो है वो मेजर किया यूजिंग नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल, इंटरवल लेवल और रेशो लेवल। अगर हम वेरिएबल्स की मेजरमेंट के हवाले से डिस्कस करें तो यहाँ पे हम कंपैरिजन अब कर सकते हैं कि वेरिएबल्स की 4 टाइप्स में मेजरमेंट हो सकती है। नॉमिनल लेवल में क्या है, हम सिर्फ डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, मेल है फीमेल है, जस्ट अरेंज नहीं कर सकते। जैसे कि नीचे एग्जांपल ली गई है कि ये टोयोटा की कार है, ये सुजुकी की कार है, हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते। जो वेरिएबल ऑर्डिनल लेवल पे मेजर किए गए हैं उसको हम अरेंज कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं कि ये जो टीम है ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है। ठीक है, ये मेल है नंबर 1 पे, फिर फीमेल है नंबर 2 पे। ये हमने ऑर्डिनल लेवल पे वेरिएबल्स की रैंकिंग की है, लेकिन वो मीनिंग लेस है रैंकिंग। हम ये नहीं कह सकते कि मेल को नंबर 1 पे क्यों लिखा, कोई लॉजिक नहीं। फीमेल को नंबर 2 पे क्यों लिखा, कोई लॉजिक नहीं। तो जो विदाउट लॉजिक हमने अरेंजमेंट की, रैंकिंग की, वो वेरिएबल की मेजरमेंट किस कैटेगरी में आएगी, मेजरमेंट कैसे होगी, ऑर्डिनल लेवल पे। फिर जी इंटरवल लेवल पे जो वेरिएबल की मेजरमेंट है उसमें एक इंटरवल होगा वैल्यूज का।
एक छोटी वैल्यू होगी, एक बड़ी वैल्यू होगी। मीन्स हम कहेंगे कि इस वेरिएबल की वैल्यू इस और इस रेंज में फॉल करती है। जैसे कि हमने टेम्परेचर की बात की कि टेम्परेचर, हमने ड्रेस साइज की बात की कि ड्रेस का साइज जो है इस रेंज में फॉल करता है, और इसमें जो अरेंजमेंट है वो मीनिंगफुल होगी। हम दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस बता सकते हैं कि ये वैल्यू 1 है इंटरवल के अंदर, ये वैल्यू 2 है इंटरवल के अंदर, इन दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मीनिंगफुल डिफरेंस है। तो ऐसी मेजरमेंट इंटरवल लेवल पे होती है। फिर रेशो लेवल पे जो वेरिएबल्स की मेजरमेंट है वो भी मीनिंगफुल है, लेकिन इसका एक जीरो पॉइंट होता है। इसमें रेशो फॉर्म में होती है, मींस वेरिएबल्स जो है हम उसमें कह सकते हैं कि पॉइंट्स के अंदर भी हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि ये डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया, 1/2 किलोमीटर जी, कितने पेशेंट चेक किए, इतने पेशेंट चेक किए। ये पॉइंट्स में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 12.0 पेशेंट्स पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ सकती है। कितनी हमने सेल्स कॉल जो है आज की हैं, तो हम बता सकते हैं। तो इसका जीरो पॉइंट हो सकता है। अगर हमने कोई सेल्स कॉल नहीं की तो जीरो, अगर हमने सेल्स कॉल लाखों में की है तो लाखों में। तो रेशो स्केल पे जो वेरिएबल्स की मेजरमेंट होती है इसमें जीरो पॉइंट हो सकता है, लेकिन इंटरवल स्केल पे जो वेरिएबल की मेजरमेंट है इसका जीरो पॉइंट नहीं हो सकता। जीरो पॉइंट मीन हम ये नहीं कह सकते कि टेम्परेचर है ही नहीं, आज आज कोई टेम्परेचर नहीं। हम कहेंगे कि आज का टेम्परेचर जीरो है, इवन जीरो भी एक टेम्परेचर है। हम कह सकते हैं आज का टेम्परेचर 0 और 10 डिग्री के दरमियान रहा। कालाम का टेम्परेचर जो है आज का -5 डिग्री से +7 डिग्री तक रहा। तो ये बेसिकली क्या है, इंटरवल स्केल पे मेजरमेंट। तो ये हमने डिस्कस की कुछ वेरिएबल्स के हवाले से, डिस्कशन के वेरिएबल्स की टाइप कितनी है, वेरिएबल्स की मेजरमेंट कैसे की जा सकती है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।